हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है, तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी, कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। इस कहानी के लास्ट में आपको एक सीख भी मिलेगी और सुनकर दिल को सुकून भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कनिका और उसकी कुंवारी नंद सीता ने 1 महीने बाद होने वाली सीता की शादी की शॉपिंग करके घर में प्रवेश किया। थकान से दोनों की हालत खराब हो रही थी। सीता ने आते ही सारे बैग पलंग पर पटक दिए और धड़ाम से पलंग पर लेट गई। वहीं कनिका फुर्सत के कुछ पल बैठी ही थी कि सास की आवाज आ गई। हाय हाय मेरी बच्ची थक गई, ऐसी भी क्या शॉपिंग करके आई हो? माँ, आपको तो पता ही है मुझे ऐसा वैसा तो कुछ पसंद आता है नहीं। सुबह से शाम हो गई और देखो इतना सा सामान खरीद के लाए हैं। इतने में सीता के होने वाले पति का फोन आ गया और वह फोन पर बातें करते हुए बोली, सीता और मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। थकी तो कनिका भी थी। कितना अच्छा होता कि वह दोनों घर में घुसती और सास सुमन जी कहती, अरे तुम दोनों थक कर आई हो, तुम दोनों आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं। कनिका खड़ी हो गई, 3 कप चाय बनाई और लाकर टेबल पर रख रही थी कि सुमन जी फिर बोल पड़ी, अरे केवल चाय ही लाई, देख नहीं रही हो सीता कितनी थक गई है? थोड़े नमकीन बिस्किट भी लगा लाओ इसके लिए। 1 महीना और सेवा करनी है, फिर तो मेरी बेटी ससुराल चली ही जाएगी। मम्मी, अभी लाकर लगाती हूँ। इधर सुमन जी और सीता ने चाय की चुस्कियाँ लेना शुरू कर दिया। इतने में ही मेहंदी वाली का फोन आ गया। अरे कनिका, तेरी मेहंदी वाली से क्या बात हुई? एक बार पहले उससे बात कर लो। कनिका ने चाय की प्याली अपने होठों से लगाई ही थी कि फिर उसने कप वहीं टेबल पर रख दिया और लग गई मेहंदी वाली से बातें करने। 15 मिनट इसी में निकल गए। सब टेबल से उठकर जा चुके थे। अब टेबल पर कोई बचा था तो मलाई जमी हुई कनिका की ठंडी चाय। बिल्कुल मन नहीं था उसे वह चाय पीने का। सोचा, चलो एक बार गर्मा गर्म करके ही लेती हूँ। सिर भी इतना तेज दुख रहा था। तभी सुमन जी ने आवाज़ लगाई, कनिका, अभी अभी लखनऊ वाली बुआ का फ़ोन आया है। वे लोग सीता के लिए मिठाई लेकर आ रहे हैं। तुम जल्दी से 4 जनों का खाने की तैयारी कर दो। और हाँ देखो, उन्हें प्याज लहसुन का खाना बहुत पसंद है और तुम्हारे पाप पता है तुम्हारे पापा प्याज लहसुन खाते नहीं हैं। इस हिसाब से सारी सब्जियां 2 तरह से बनाना। सास का फरमान सुनते ही कनिका एक बार फिर खड़ी हो गई और उस ठंडी चाय को अपने गले से उतार लिया और लग गई खाना बनाने। आधे घंटे में उसने सब कुछ तैयारियां करी कि सीता आई, भाभी लाइए मैं आपकी मदद करा देती हूँ। इससे पहले ही सीता रसोई में हाथ लगाती सुमन जी दौड़ी चली आई। अरे अरे, कुछ दिनों की मेहमान है तू, कैसी बातें करती है ना तेरी भाभी तेरी करने के लिए। इतने से जनों का तो काम है, आ बैठ मेरे पास। और सीता का हाथ पकड़कर ले गई। कनिका फिर से सारी तैयारियों में लग गई। खाना बनाते बनाते उसे रात हो चुकी थी और मेहमान आ चुके थे। पहले खाना बनाया था तो अब परोसना भी उसे ही था। और फिर जब इन सब कामों को निपटाया तब जाकर करीब 10 बज गए। खुद खाना खाने के लिए बैठी ही थी कि पति अनुराग तक आ चुके थे। लेकिन उन्होंने भी आकर केवल ये जानकारी चाहिए थी कि सीता की शादी की तैयारियों में और क्या क्या काम है। रात हो गई और कनिका इतनी थक चुकी थी कि पलंग पर लेटते ही नींद आ गई। वैसे भी कनिका की दैनिक दिनचर्या कुछ ऐसी ही थी। अगली सुबह जब हुई तो दैनिक कार्य तो उसे वही करने ही थे। रसोई में अपनी और सास के कमरे में काम करने वाली बाई को घुसने नहीं देती थी। ऐसे में इन 3 जगहों की झाड़ू पोंछने की जिम्मेदारी तो उसकी ही थी। बाई से बर्तन भी बाहर बालकनी में ही धुलाए जाते थे।
वे भी केवल छोटे, जिन्हें बाई उठाकर रसोई में नहीं रख सकती थी। उन्हें वापस रसोई में लाना, खोलकर सुखाना और पहुंचकर वापस जमाना भी उसी का काम था। खाना बनाने के तो बर्तन कनिका को खुद ही रसोई में ही धोने पड़ते थे। मेरी सास को कपड़े को धुलवाना पसंद नहीं था। ऐसे में कनिका केवल अपने और अनुराग के कपड़े ही मशीन में चलाती थी। बाकी घर वालों के कपड़े सब कनिका से हाथ से ही धोने होते थे। हाँ, नंद सीता ने कभी अपने कपड़े भाभी को नहीं धोने दिए। सीता अपना कोई भी व्यक्तिगत कार्य अपनी भाभी से नहीं कराती थी, पर सुमन जी कभी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। आज सुबह भी कनिका यही सब करते करते थकान में चूर हो रही थी। सुबह का कार्य करके कनिका को थोड़ा वक्त मिला ही था कि सुमन जी ने फिर आवाज लगा दी, कनिका आ जाओ, शादी की पैकिंग शुरू करनी है। धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा रोज काम करेंगे तभी होगा। कनिका का बहुत मन था थोड़ी देर आराम करने का, पर एक बार फिर उसे पैकिंग करने के लिए जाना पड़ा। और फिर वही हुआ जो हर बार होता है। सुमन जी की बहन का फ़ोन आ गया और वह उठकर चली गई। उधर कनिका अकेली ही पैकिंग करती रही। 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला और दिन की चाय का पुनः टाइम हो गया। तभी सुमन जी ने कहा, कनिका चाय के साथ थोड़ा नाश्ता भी बना लो। अभी तुम्हारी मौसी सास का फ़ोन आया था, अभी थोड़ी ही देर में घर आ रही है। फिर उनके साथ तुम्हें गौने की साड़ियाँ खरीदने जाना है। मेरी जो फिटिंग के ब्लाउज दिए थे वे भी ले आना, और आते वक्त गीत गाने वाली को भी बुला कर लाना। और हाँ सुनो, आने में तो रात हो सकती है, तो खाना भी अभी ही बना कर जाना। एक बार फिर कनिका ने फुर्ती से हाथ चलाई और मौसी जी के साथ शॉपिंग करने चली गई। रात को फिर वही 9 बजे लौट कर आई और बातों का सिलसिला चल पड़ा। आज तो बहू से रहा ही नहीं गया और उसने बढ़कर बोल दिया, मम्मी जी मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं जाकर सो जाती हूँ। अरे शॉपिंग में कहाँ की थकान, हमें तो कोई शॉपिंग का काम पकड़ा दे तो हमारे तो पर निकल जाते थे। वे तो सीता को सब चीज़ों तैयार की हुई लाई है, मेरी पसंद नहीं आती, इसीलिए मैं शॉपिंग तो नहीं जा पाती। मौसी जी आई, ज़रा उसने थोड़ी देर बात करो। अरे सुमन क्यों बहू को परेशान करती है, सो जाने दे। अजी कुछ नहीं, कोई थकान की बात नहीं है। बहू जाओ 4 कप कॉफ़ी बना कर लाओ। मेहमान के सामने बहू क्या बोले, जो रोज़ के काम की तो बहू को आदत हो गई थी। जब से शादी का काम बढ़ा, बहू के पास 2 पल बैठने की फुर्सत भी नहीं थी। अगले दिन सुबह जब 9 बज गए और बहू कमरे से बाहर नहीं निकल कर आई तो सुमन जी का पारा चढ़ चुका था। सुबह की चाय तो उन्होंने खुद ही बनाकर पीनी पड़ी। नाश्ते की तैयारी भी अब उन्हें ही करनी थी। तभी बेटा आया, माँ कनिका को तेज़ बुखार आ गया है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, आकर ऑफिस जाऊँगा, खाने की तैयारी आप करके रखना। सुमन जी का तो गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बड़े गुस्से में आकर उन्होंने जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करी और अपने पति लोकेश जी को खाना परोसा। मैं तो आजकल की बहू का शरीर सोचकर हैरान हो जाती हूँ। बताओ, घर में काम ही क्या है, ऊपर से रोज़ वह शॉपिंग जा रही है, वह भी कार से आती है और जाती है, फिर किस काम में बुखार आ गया। सुमन जी मुंह बिटकाते हुए बोली, अरे सीता देख ज़रा, इधर आ। मैंने और तेरे पापा ने मिलकर ये तेरे ससुराल में ले जाने वाले सामानों की लिस्ट बनाई है, तू देख ले, तुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। आखिर मेरी बेटी को मैं कहीं कोई कमी नहीं होने दूंगी। बड़े ही नाजों से मैंने पाला है तुझे, ससुराल में भी सब सुख सुविधाओं के साथ ही तुझे भेजूंगी। सुमन जी ने इठलाते हुए कहा। सीता ने लिस्ट हाथ में ले ली और उसे दूर फेंक दिया। मम्मी मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो मेरे ससुराल में भी है। अगर कुछ देना ही चाहती हो तो एक 24 घंटे का नौकर दहेज में दे दो। सीता को इस तरीके से बोलता देख
सुमन जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये क्या तरीका है सीता, अपनी माँ से बात करने का? लोकेश ने सीता को डांटते हुए कहा। क्या गलत कह रही हूँ पापा? ये सब वस्तुएं तो हमारे घर पर भी हैं, लेकिन सुबह से शाम तक भाभी को 1 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं मिलती। एक पैर पर खड़े होकर बेचारी काम करे जाती है। मम्मी खुद काम करती नहीं है, 24 घंटे का नौकर रखती नहीं है, मुझे कुछ काम करने नहीं देती। बाई आती है तो उससे आधा अधूरा काम करवाती है। घर के काम भी भाभी करे, शॉपिंग के काम भी वही करे, मेहंदी वाली गाने वाली भी भाभी ही बुक कराएं, शादी की पैकिंग भी वही करेगी, चाय नाश्ता खाना सब अकेली वही संभाले, आने वाले को एंटरटेन भी वही करे, आपके सामान भी वही खरीद के लाए। ऊपर से भाभी को ये और सुनने को मिलता है कि आखिर थकान किस काम की होती है, जो करता है उसे ही सुनाया जाता है। इसीलिए कुछ भी गलती हो तो उसकी जिम्मेदारी भी सब भाभी की ही होती है। कल को मैं भी शादी होकर जाऊंगी और मेरी सास मुझसे इतने ही काम कराएगी, तो भाभी तो अब जाकर बीमार हुई है, मैं तो दूसरे दिन बीमार पड़ जाऊंगी। फिर मुझसे ये ताने भी नहीं सुने जाएंगे, बहू लाए हो या काम करने वाली। भाई आज तो भाभी को बुखार भी आ गया। अभी भी आपको और सबूत चाहिए कि थकान किस चीज़ में है? और एक औरत होकर आप दूसरी औरत के लिए इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती हैं माँ? सीता को दो टुक जवाब सुनकर सुमन जी की आंखें शर्म से नीचे झुक गईं। इतने में ही बेटा भी आ गया। माँ, सीता सही कह रही है, कनिका के ग्लूकोज की बोतल लगाई गई है। कमज़ोरी और थकान से उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि उसे तो खड़े होने में भी चक्कर आ रहे हैं। लेकिन गलती मेरी भी है, मुझे इन सब का ध्यान रखना चाहिए था। बेटे को भी आज बहुत अफसोस हो रहा था, अपने बेटे और बेटी की एक साथ इस तरीके से कहने पर। आज सुमन जी को पहली बार अपनी गलती समझ आ रही थी। अपनी बहू को तो उन्होंने कई बार अनदेखा कर दिया, परंतु आज अपने ही बच्चों के तेज स्वर उन्हें बदलाव के लिए मजबूर कर रहे थे। उसी समय वे नज़रें झुकाए रसोई का काम समेटने चली गईं। शाम को जब कनिका वापस आई तो देखा कि रसोइया रसोई में खाना बना रहा है, साथ ही काम वाली बाई रसोई के अंदर सारे बर्तन धो रही है। साथ ही सुमन जी भी पैकिंग के सामानों को व्यवस्थित कर रही थी। कनिका के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान तैर पड़ी। पता नहीं क्यों बहू के बीमार होने का ही सब इंतज़ार करते हैं। अगर शुरू से ही हिसाब से चला जाए, घर के सभी जाने मिलकर घर का काम करें तो ये हालात ही न हो। अपनी नंद को कनिका ने दिल से धन्यवाद दिया। देर से ही सही आज कनिका के लिए घर में सुकून भरा माहौल तैयार हो चुका था। आशा करती हूँ भगवान ऐसी नंद सबको दे। कुछ नंद ऐसी होती हैं कि उनको माचिस की तिली भी कहा जाता है। जहाँ आग न लगे वे वहाँ आग लगा देती हैं और घर को तबाह कर देती हैं। वो ये नहीं देखती कि ये घर उनके भाई का है, जिसे वो बर्बाद करा देती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी कहानी किस शहर से देख रहे हैं? कृपया अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर शामिल करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।